हेलो बच्चों। बच्चों आप लोगों का न्यू लाइट प्रयास चैनल पे आपका स्वागत है। और आज बच्चे आप लोगों ने एफएसटी 11 का पेपर दिया हुआ है। आई होप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। सो बच्चे हम फिजिक्स के हिंदी पोर्शन के पहले 25 क्वेश्चन का डिस्कशन बच्चे स्टार्ट करते हैं। चलिए हम सिंह सर के इस विजन के साथ स्टार्ट करते हैं बच्चे कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। ठीक है, तो चलिए बच्चे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। कह रहा है कि बच्चे ए त्रिज्या की एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र और उसके अक्ष पर केंद्र से त्रिज्या के बराबर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात है। तो देखिए बच्चे, अगर उसकी अक्ष पे बात करें तो अगर बच्चे ये एक्स डिस्टेंस पे है तो इसको आप पढ़ते हो बच्चे क्या, ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चे ये होता है आपका म्यू नॉट आई। ये होता है बच्चे आपका आर स्क्वायर अपॉन टू। ये होता है बच्चे आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू होल पावर 3/2। अब आपसे बोला हुआ है कि त्रिज्या के बराबर ही उसकी अक्ष पे क्या है, दूरी है। तो मतलब यहाँ पे जो आपका x का वैल्यू होगा वो भी बच्चे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चे आपका a। तो बेसिकली इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई, ये बचेगा आपका a स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और ये दे देगा बच्चे आपको 3/2। जब इसको आप और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बच्चे b। तो ये दे देगा म्यू नॉट आई अपॉन ये आ जाएगा बच्चे आपका 4√2a। कुछ ऐसा आएगा बच्चे। और देखो बच्चे उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो केंद्र पे बच्चे पता है आपको क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन बच्चे क्या होगा 2a। तो पहले आपसे b1 इसको ये कंसीडर कर लीजिए, इसको बच्चे कंसीडर कर लीजिए b2। तो आपसे पूछा हुआ है रेशियो, तो b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे आपका 4√2a अपॉन ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई। सो म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो गया। सो b1 अपॉन b2 का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा बच्चे आपका, ये 2 2 4 हो जाएगा, आएगा बच्चे आपका 2√2। सो जो b1 अपॉन b2 का वैल्यू होगा वो कितना आएगा बच्चे आपका 2√2। सो जो कि है बच्चे आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। सो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। कह रहे किसी पदार्थ के लिए आपेक्षिक पारगम्यता म्यू आर तथा चुंबकीय प्रवृत्ति एक्साई हो तो अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए, पहले तो बच्चे समझो कि आपका जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है उसके लिए जो म्यू आर का वैल्यू होता है वो क्या होता है बच्चे आपका ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये वैल्यू क्या होता है बच्चे आपका ग्रेटर देन 1। और चुंबकीय प्रवृत्ति एक्साई और पारगम्यता के बीच में बच्चे एक आप संबंध पढ़ते हो, वो क्या होता है बच्चे, म्यू आर इक्वल्स टू, ये होता है बच्चे आपका 1 प्लस जाई। ठीक है, ये आपका रिलेशन होता है। यहां से बच्चे अगर आप जाई का वैल्यू निकालो तो जाई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो बच्चे, म्यू आर माइनस का 1। ठीक है, अब चूंकि म्यू आर आपका क्या है बच्चे, ये वैल्यू है ग्रेटर देन 1। सो ऑब्वियस ही बात है जो भी इसका क्या होगा बच्चे आपका सब्ट्रैक्शन आएगा वो क्या होगा बच्चे, 0 से ग्रेटर होगा। तो एक्साई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन इसके लिए मैच कर रहे हैं। पहला कह रहा है कि आपका जो आपेक्षिक पारगम्यता है बच्चे वो लेस देन 1 है, तो बच्चे नहीं, ये तो यहीं से एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा भी सेम कह रहा है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि बच्चे आपका जो पारगम्यता है वो 1 से तो बड़ी है, लेकिन आपका जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो क्या है बच्चे, एक्साई का वैल्यू लेस देन 0 दिखा रहा है। लेकिन क्या आ रहा है आप खुद ही देख रहे हो यहाँ पे कि एक्साई का वैल्यू क्या है बच्चे आपका 0 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब है बच्चे इसके लिए आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि वायु से आती हुई प्रकाश की एक समानांतर किरण पुंज एक समकोण त्रिभुजीय पुंज जिसका अपवर्तनांक बच्चे दे रखा है आपको n इक्वल्स टू √2 है के PQ तल पर अल्फा का न्यूनतम मान बच्चे दे रखा है क्या, आपका 45 डिग्री है। तो कह रहे हैं कि प्रिज्म की PR सतह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको बच्चे बहुत ध्यान से समझना, ये लिखा हुआ है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो हमसे पूछा है यहाँ पे कि प्रिज्म का कोण थीटा क्या होगा, मतलब इस थीटा कोण का वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। ये थीटा क्या होगा ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ये थीटा, इस थीटा के बारे में पूछा है। ठीक है, सो देखो बच्चे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, तो क्या होगा बच्चे, ऑब्वियस सी बात है ये जब इंसिडेंट होगा बच्चे कुछ ये आएगा इस पॉइंट पे, ये आपकी PR फेस है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पे क्या करो आप नॉर्मल ड्रॉ कर दो,
यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। सो ये हो जाएगा बच्चे आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये क्या है बच्चे, इस एंगल को आप बोलते हो बच्चे क्या, क्रिटिकल एंगल। इसको बोलते हैं बच्चे हम क्रांतिक कोण। क्या बोलते हो इसको आप, क्रांतिक कोण। तो ये मैं कंसीडर कर ले रहा हूं बच्चे, क्या है आपका थीटा सी। चलिए ये जो आपका एंगल है इस लाइन और इसके बीच में, इस एंगल को बच्चे हम कंसीडर कर लें कि ये एंगल है हमारा क्या बच्चे, बीटा। और ये एंगल ऑलरेडी आपको दे रखा है बच्चे, क्या है, अल्फा। और अल्फा का न्यूनतम मान बच्चे आपको दे रखा है, कितना है ये, 45 डिग्री। देखिए अगर हम PQ पे क्या करेंगे बच्चे, पहले स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो ये क्या होता है बच्चे आपका, ये होता है बच्चे आपका N1 साइन अल्फा इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा बच्चे आपका N2 साइन बीटा। और आपको प्रश्न में बच्चे दे रखा है कि वायु से आते हुई, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो N1 का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएगा। और N2 का वैल्यू आपको दे रखा है, ये है बच्चे क्या आपका स्क्वायर रूट 2। तो चलिए इन वैल्यूज को रखिए। और अल्फा का वैल्यू कितना है, 45। तो ये हो जाएगा आपका साइन 45 बराबर हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 इंटू आएगा बच्चे ये आपका साइन बीटा। सो अब इन वैल्यूज को रख लो। तो साइन 45 का वैल्यू होता है बच्चे आपका 1/√2 इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा √2 और ये देगा बच्चे आपको साइन बीटा। सो देखिए बच्चे यहां से आप और कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो साइन बीटा कितना हो जाएगा बच्चे, ये वैल्यू दे देगा बच्चे आपको 1/2। तो मतलब बीटा का जो वैल्यू होगा यहां से वो कितना आएगा बच्चे आपका 30 डिग्री। कितना होगा बच्चे, 30 डिग्री। चलिए अब आप वर्तनांक और क्रांतिक कोण के बारे में एक बच्चे संबंध जानते होंगे। ये क्या होता है बच्चे, ये होता है आपका साइन सी बराबर होता है आपका 1/μ। चूंकि यहाँ पे सी की जगह आपको एंगल थीटा सी दे रखा है तो यहाँ पे यूज कर लो साइन, क्या हो जाएगा बच्चे, थीटा सी इक्वल्स टू 1 दे रखा है आपको, ये है आपका क्या, अपवर्तनांक, जो की वैल्यू दे रखी है आपकी क्या, स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से जब आप थीटा सी निकालोगे तो थीटा सी बच्चे कितना आएगा यहाँ पे 45 डिग्री। कितना आएगा बच्चे, 45 डिग्री। और अगर आप इस देखोगे इस ट्रायंगल में तो बाय ज्योमेट्री में यहाँ पे लिख सकता हूँ थीटा सी इक्वल्स टू बच्चे होगा आपका बीटा प्लस का थीटा। ठीक है, सो ये वैल्यू रखो, ये वैल्यू आपको दे रखा है, ये कितना है 45 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका बीटा। बीटा का वैल्यू अभी आपने निकाला हुआ है पीछे, ये कितना है बच्चे 30 डिग्री प्लस क्या निकालना है आपको थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे 45 माइनस 30, जो कि आपको दे देगा बच्चे 15 डिग्री। जो थीटा का वैल्यू आएगा यहाँ पे वो कितना आएगा 15 डिग्री। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन बच्चे क्या होगा इसका करेक्ट होगा। चलिए बच्चे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित तार्किक परिपथ प्रदर्शित करता है। ये बच्चे आपको एक लॉजिक गेट दे रखा है और यहाँ पे बच्चे ए पॉइंट है, ये क्या है आपका ए पॉइंट है। सो ऑब्वियस सी बात है ये आपको और गेट दे रखा है। तो आपको पता होगा कि और गेट का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है बच्चे आपका ए प्लस बी। क्या होता है बच्चे, और प्लस बी। यहाँ पे एक लगा दिया है बच्चे नॉट गेट। तो जब आप यहाँ पे आउटपुट निकालोगे एट दिस पॉइंट तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे a प्लस बी, इसका हो जाएगा बच्चे बार। अब हम यूज करेंगे बच्चे डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है बच्चे, यहां पे क्या होगा आपका a बार डॉट b बार। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा बच्चे आपकी जो डी मॉर्गन्स थ्योरम होती है कि अगर आपका प्लस पे लिखा हुआ है बार तो बच्चे कुछ ऐसे आपका चेंज हो जाता है a बार डॉट b बार। और अगर इसी का रेसिप्रोकेट लिखा हुआ है बच्चे a b बार इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे बच्चे आप a बार प्लस b बार। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है ये जो आपका रिजल्ट है ये एक नॉर गेट का है। ये कौन सा गेट बना रहा है बच्चे, एक नॉर गेट बना रहा है और जिसका आउटपुट बच्चे क्या दे रखा है आपको a बार डॉट b बार। तो देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कि निर्गत o इक्वल्स टू x बार प्लस y बार के लिए नैंड गेट। तो नैंड गेट तो बिल्कुल नहीं है और आपका ये आउटपुट भी नहीं आ रहा है। अगर आप दूसरा देखोगे तो कह रहे हैं o इक्वल्स टू एक्स बार प्लस वाई बार। ठीक है, ये रिजल्ट तो है के लिए और गेट नहीं है बच्चे, नॉर गेट है। तीसरा फिर से नैंड गेट कह रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एलिमिनेट हो जाएगा। चौथा देखो कह रहा है कि यहाँ पे क्या होगा एक्स बार डॉट वाई बार, क्योंकि a का वैल्यू बच्चे x दे रखा है तो ये इसको ऐसे लिख लो, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई। तो यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो y इक्वल टू क्या होगा आपका x बार डॉट वाई बार। ठीक है, सो आपका चौथा ऑप्शन बच्चे करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एंड रिमेंबर ये बच्चे आपको a और b का वैल्यू x और y दे रखा है। ठीक है, बस इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है आपको। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखिएगा।
कह रहे कि एक आदर्श गैस को चित्र में दर्शाए गए के अनुसार चक्रीय प्रक्रम ABC ए से गुजारा जाता है। CA पथ के अनुदेश गैस की जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो बच्चे क्या है आपका माइनस का 180 जूल है। BC पथ के अनुदेश बच्चे गैस 60 जूल ऊष्मा अवशोषित करती है तथा AB पथ के अनुदेश बच्चे क्या करता है 250 जूल ऊष्मा अवशोषित करती है। तो पथ ABC के अनुदेश गैस द्वारा किया गया कार्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो CA पथ के अनुदेश बच्चा बता रहा है कि आंतरिक ऊर्जा जो परिवर्तन है बच्चे, यहाँ पे देखो अगर डेल्टा U कह रहा है कि C2A ये दे रखा है बच्चे आपको माइनस का 180 जूल। तो यहां से अगर आप A टू C निकालो बच्चे, डेल्टा U A टू C, तो ये कितना दे देगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका 180 जूल। कितना होगा आपका 180 जूल। अब देखिए, अब यूज करते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या होता है बच्चे आपका डेल्टा Q इक्वल्स टू ये होता है आपका डेल्टा U प्लस का डेल्टा W। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे देखो एक्चुअली ये A से C डायरेक्ट नहीं गया है, तो ये क्या हुआ है आपका A टू B और फिर क्या हुआ है बच्चे आपका B टू C। तो जो आपका Q होगा यहाँ पे, जो डेल्टा Q होगा एक्चुअली वो क्या होगा डेल्टा Q अलोंग AB प्लस क्या होगा डेल्टा Q अलोंग होगा बच्चे BC इक्वल्स टू डेल्टा U अलोंग क्या होगा बच्चे आपका AC प्लस हो जाएगा डेल्टा W अलोंग क्या होगा बच्चे आपका ABC, जो आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, सो इनके वैल्यूज रखो, इनके देखे वैल्यूज दे रखे हैं आपको। BC पथ के अनुदेश कितना कर रहा है बच्चे, ये 60 जूल ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, और AB पथ के अनुदेश बच्चे क्या है 250 ऊष्मा को क्या कर रहा है ये अवशोषित कर रहा है। तो इनकी वैल्यूज यहाँ पे रखो, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 250 प्लस हो जाएगा यहाँ पे आपका 60 और इक्वल्स टू क्या होगा, ये वैल्यू है आपकी बच्चे क्या 180 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डेल्टा W, ये हो जाएगा बच्चे आपका ABC के अलोंग। तो ये वैल्यू दे देगा आपको कितनी, ये हो जाएगा 310 माइनस का 180। देखो करिए जरा, ये हो जाएगा बच्चे आपका 310 और माइनस का हो जाएगा बच्चे आपका 180, जो कि होगा आपका डेल्टा W के इक्वल। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 0, 11 में 8 गया बच्चे 3 और 2 में 1 गया बच्चा, कितना बचा 130। तो 130 जूल आएगा बच्चे आपका वर्क डन, मतलब जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा 130 जूल, जो कि आप देखोगे बच्चे क्या दे रहा है आपको फोर्थ नंबर ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन बच्चे क्या होगा इसका करेक्ट होगा। चलिए बच्चे देखिएगा अगला क्वेश्चन, कह रहे कि रेखीय ध्रुवीय प्रकाश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र सदिश का परिमाण। अगर मैं विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे वेक्टर होता है, इसका इक्वेशन कुछ ऐसा होता है E नॉट, ये होता है आपका साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपको एक पीरियोडिक इक्वेशन के फॉर्म में दे रहा है। तो देखो पहला लिखा है कि समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे टी है, समय के साथ आपका कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो पहला बच्चे क्या हो जाएगा यहीं से एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि समय के साथ आवर्ती रूप से बदलता रहता है, तो कहीं ना कहीं ये आपका कुछ वही इक्वेशन लिखा हुआ है जो आप लोग SHM में पढ़ते हो। तो E इक्वल्स टू क्या है बच्चे E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। तो हाँ, ये आपका एक पीरियोडिक फॉर्म में बच्चे क्या होगा चेंज होगा, जो कि बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। कह रहे कि समय के साथ रैखिक रूप से बढ़ता या घटता है, रैखिक रूप से नहीं बच्चे आवर्ती रूप से बदलता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तीसरा भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। संचरण की दिशा के समानांतर होता है, नहीं भैया। देखो अगर यहाँ पे आपकी वेव प्रोपेगेट कर रही है बच्चे x, तो ये होगा बच्चे आपका y और मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चे आपका z के अलोंग। ठीक है, तीनों कैसे होते हैं बच्चे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के कैसे होते हैं बच्चे लंबवत होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बच्चे गलत हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे वो होगा दूसरा। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे कि पदार्थ का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या के तुल्य होता है, या कथन किसका है। तो ये तो ऑलरेडी पता है आपको बच्चे, म्यू इक्वल्स टू क्या होता है आपका, इसे आप पढ़ते हो tan IP, ये होता है बच्चे क्या ब्रेविस्टर एंगल। देखो यही तो कह रहा है कि पदार्थ का अपवर्तनांक दैट इज म्यू इक्वल्स टू ध्रुवण कोण, मतलब आपका पोलराइजिंग एंगल की स्पर्श ज्या, स्पर्श ज्या मतलब बच्चे किसको बोलते हो आप टेंजेंट, मतलब tan को के तुल्य होता है। तो ये कथन किसने दिया था बच्चे ब्रेविस्टर ने दिया था। इसका मतलब ब्रेविस्टर का लॉ क्या हो जाएगा बच्चे आपका
सही होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बच्चे होगा आपका पहला। चलिए देखिएगा बच्चे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में यहाँ पे आपको फेरे दे रखे हैं बच्चे, कितने हैं, 100 फेरे हैं तथा 8 एम्पियर धारा बह रही है। यदि 1 किलोवाट शक्ति निविष्ट की जाए, यहाँ पे कितनी आपका जो इनपुट है वो कितना दिया जा रहा है बच्चे, 1 किलोवाट, तो इसकी द्वितीयक कुंडली में 500 वोल्ट उत्पन्न करने के लिए आवश्यक फेरों की संख्या क्या होगी। तो चलिए देखिए, तो P इनपुट आपको दिया हुआ है कितना है बच्चे, ये आपका 1 किलोवाट, जिसको हम लिख सकते हैं बच्चे 1000 वॉट, लिख सकते हैं इजिली। तो यहाँ पे देखो ये बच्चे हो गया आपका 1000 वॉट। P इक्वल टू जानते हो बच्चे क्या होता है, ये हो जाएगा आपका बच्चे V, क्योंकि ये प्राइमरी कॉइल की बात हो रही है तो ये हो जाएगा VP इंटू क्या हो जाएगा बच्चे I। ठीक है, तो यहां से जरा निकाल लो, P का वैल्यू आपको दे रखा है कितना है 1000, और ये VP आपको अभी कैलकुलेट करना है, तो VP इक्वल्स I दे रखा है बच्चे आपको 8 एम्पियर। तो यहां से जो VP का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चे 1000/8। इसको ऐसे ही रहने दो। और आपको पता है कि नंबर ऑफ जो भी इनके आवश्यक फेरों की संख्या हो और जो विभव हो उनके बीच का एक रिलेशन होता है बच्चे, वो ये संबंध होता है बच्चे आपका VP/VS इक्वल्स टू ये होता है आपका NP/NS। तो बच्चे यहाँ पे देखो जरा, VP कितना है आपका, ये है 100/8, ये सॉरी 1000/8, और VS हमसे पूछा हुआ है आई थिंक, अच्छा फेरों की संख्या होगी आपसे पूछा हुआ है। सो 500 वोल्ट, हाँ ये दे रखा है आपसे, द्वितीय कुंडली में कितना है बच्चे 500 क्या है बच्चे वोल्ट है, तो 500 यहाँ पे लिख लो। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे आपका NP/NS। तो प्राइमरी कॉइल में आपको दे रखे हैं बच्चे 100 फेरे, और अपॉन कितना हो जाएगा ये आपका NS। ठीक है, तो अब इसको फर्दर कैलकुलेट कर लेना है आपको। देखो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे बच्चे, कट हो जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो जब आप NS को लिखोगे यहाँ पे तो NS इक्वल्स टू आएगा बच्चे आपका 400। तो जो आपके फेरों की संख्या आएगी बच्चे कितनी आएगी, 400 आएगा। ठीक है, जो कि है बच्चे आपका ऑप्शन नंबर 3। तो तीसरा ऑप्शन बच्चे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि L लंबाई की एक रस्सी है जिसको बच्चे नियत बल F से खींचा जा रहा है। सो कह रहा है कि कैपिटल L इसकी लेंथ है। और बल लगाने वाले बिंदु X से दूरी पर आपका रस्सी का तनाव क्या होगा। मान लेते हैं कि ये X डिस्टेंस पे यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है, ये P पॉइंट मान लो कि यहाँ पे आपसे बच्चे टेंशन पूछा हुआ है, तो ये जो आपकी रिमेनिंग डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, ये होगा बच्चे आपका L माइनस एक्स। तो पहले जरा इसकी लीनियर मास डेंसिटी निकालो, कितनी होगी बच्चे, ये हो जाएगा आपका M/L। ये जो रिमेनिंग पार्ट है बच्चे इसकी डेंसिटी निकालो, ये क्या हो जाएगा, इसका मास कंसीडर कर लो बच्चे, क्या है M1 ये क्या हो जाएगा बच्चे L माइनस एक्स। अब इन दोनों की जो मास डेंसिटी होगी बच्चे क्या होगी बच्चे, सेम होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं M1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका M/L इंटू क्या हो जाएगा बच्चे L माइनस एक्स। ठीक है, तो जरा देखो बच्चे ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे थे कितना था बच्चे, ये होगा आपका MA। यहां से निकाल लो आप एक्सीलरेशन का वैल्यू कि आपका त्वरण क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका F/m। अब देखिए यहाँ पे टेंशन कितना वर्क करेगा बच्चे, टेंशन वर्क करेगा बच्चे आपका यहाँ पे M1A। ठीक है, तो जरा रखो, क्योंकि इसका जो मास है बच्चे क्या है M1 है, इस वैल्यू को रखो, तो M/L इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका L माइनस एक्स इंटू यहाँ पे जो एक्सीलरेशन आया है बच्चे इसको रख दो F/m। तो ये M से M बच्चे कट हो जाएगा, तो जो आपका टेंशन आएगा बच्चे कितना आएगा F L माइनस एक्स, ये आपका बच्चे कैपिटल L होगा, अपॉन कितना हो जाएगा आपका कैपिटल L। तो ये कुछ देगा बच्चे आपको टेंशन कुछ दूरी x पे, जो कि बच्चे दे रहा है आपको सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन बच्चे क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। चलिए 10 नंबर देखिए, कह रहे हैं कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार की लंबाई में 1% की वृद्धि करने के लिए इकाई आयतन पर किया गया कार्य होगा। तो देखिए बच्चे किया गया कार्य होता क्या है बच्चे आपका, ये होता है हाफ, और यहाँ पे आता है आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक इंटू आता है बच्चे विकृति का स्क्वायर, ये होगा बच्चे आपका विकृति का होल स्क्वायर। विकृति मतलब चेंज ही तो होता है, देखो 1% क्या हो रही है बच्चे, चेंज हो रहा है आपका लेंथ में। तो देखो आपको सब वैल्यूज दे रखे हैं 1/2, और y का वैल्यू भी दे रखा है बच्चे
यहाँ पे जो आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक है ये है 9 इंटू बच्चे दे रखा है आपको 10⁻11, और यहाँ पे जो विकृति होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चे 1%। तो इसका कर दो बच्चे स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या दे देगा बच्चे आपको 4.5, और ये 11 है, ये पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 4.5 इंटू क्या आ जाएगा बच्चे 10⁻7 जूल। ये आपको दे देगा यहाँ पे वर्क डन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये मिलीमीटर स्क्वायर से आप कंफ्यूज मत होइएगा, मिलीमीटर, क्योंकि देखिए अगर जो आपका एक्चुअली विकृति होता क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन क्या होता है बच्चे ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे आपका वैसे भी जो यूनिट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो आपका एग्जैक्ट आंसर है बच्चे वो क्या है 4.5 इंटू 10⁻7 जूल, जो कि है बच्चे आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन। देखो बच्चे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि वर्नियर कैलिपर्स में मुख्य स्केल 1 खाना कितना है, x सेंटीमीटर है, तथा वर्नियर स्केल के n खाने मुख्य स्केल के n-1 खानों के संपाती हैं। मतलब जो आपका n वर्नियर स्केल डिवीजन है वो किसके इक्वल है बच्चे आपका n-1, ये है आपका मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो यहां से निकाल लो बच्चे आप 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आ जाएगा, ये आएगा n-1 अपॉन हो जाएगा n, और ये मेन स्केल डिवीजन आपको बच्चे दे रखा है कि मुख्य स्केल का जो एक खाना है बच्चे क्या है वो x के इक्वल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या बच्चे वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू। अब आपको पता है बच्चे लीस्ट काउंट मतलब अल्पतमांक पूछा हुआ है, मतलब लीस्ट काउंट आपसे पूछ रहा है, क्या होता है, ये होता है आपका 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस क्या होता है बच्चे आपका 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, ये वैल्यू आपको x दे रखी है, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे n-1 x अपॉन कितना हो जाएगा बच्चे n। इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा बच्चे nx माइनस का nx प्लस का कितना दे देगा x अपॉन कितना आ जाएगा बच्चे n। सो देखो nx से nx कट हो गया, सो एक्चुअल जो इसका अल्पतमांक आएगा बच्चे क्या देगा बच्चे आपको x अपॉन n। तो देखिए ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मतलब आपको जो x अपॉन n दे रहा है वो थर्ड ऑप्शन दे रहा है। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की पहचान की जा सकती है एक वर्णीय प्रकाश के स्थान पर श्वेत प्रकाश का उपयोग करके। हाँ ये बिल्कुल सही है, करेक्ट, क्योंकि यह अन्य दीप्त फ्रिंजों से अधिक संकीर्ण होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और लिखा हुआ या एक अन्य दीप्त फ्रिंजों से अधिक चौड़ी होती है क्योंकि इसकी जो तीव्रता होती है अन्य दीप्त फ्रिंजों से अधिक होती है। जी नहीं। तो बच्चे इसका जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा बच्चे कि आप अगर एक वर्णी प्रकाश के स्थान पे क्या करो श्वेत प्रकाश का यूज कर लो, तो क्या करोगे आप जो दीप्त फ्रिंज की पहचान है वो क्या कर सकती इजिली की जा सकती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा बच्चे फर्स्ट होगा। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि संधारित्रों से बने एक परिपथ को चित्र में दिखाया गया है कि एक बिंदु आवेश Q जिसका मान आपको दे रखा है 4 माइक्रोफैरड और 9 माइक्रोफैरड वाले संधारित्रों के कुल आवेशों के बराबर है के द्वारा 30 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा। सो देखो पहले तो इसका ये ब्रांच में बच्चे आप निकाल लो कि रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आपका क्या है। देखिए ये पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे ये है आपका 4 माइक्रोफैरड। तो ये जब आप क्या करोगे आप वीपी निकालोगे बच्चे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 + 9। तो ये बच्चे क्या दे देगा आपको, ये देगा आपको 12 माइक्रोफैरड, कुछ ये आ गया। तो ये आप बच्चे दोनों कैसे होंगे सीरीज में होंगे, इसका दे रखा है आपको 4 माइक्रोफैरड, ये हो गया आपका 12 माइक्रोफैरड, दोनों ही सीरीज में है। तो यहां से जरा इनका निकालो बच्चे कि इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, ये हो जाएगा 1/vs इक्वल्स टू 1/4 प्लस कितना होगा 1/12। तो जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये बचेगा आपका 1/3 इक्वल्स टू देगा बच्चे 1/vs। तो यहां से जो vs आएगा बच्चे वो कितना आएगा आपका, ये आएगा 3 माइक्रोफैरड, कुछ ये आएगा आपका vs। ठीक है, तो बच्चे इस पे हम निकाल लेते हैं कि इस पे एक्चुअली चार्ज कितना है। तो चार्ज जानते हो बच्चे क्या होता है Q इक्वल्स टू CV। तो ये हमको पता है C और V कितना है आपका 8 वोल्ट। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा बच्चे ये हो जाएगा 8 जो कि हमको वैल्यू देगा कितना 24 माइक्रो कूलम। कितना देगा बच्चे 24 माइक्रो कूलम।
अब देखिए बच्चे क्या होगा अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि यही चार्ज बच्चे यहाँ पे होगा और यही चार्ज क्या होगा बच्चे आपका यहाँ पे होगा एट दिस पॉइंट। ठीक है, अब क्या निकालते हैं बच्चे, हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं बच्चे कि इस प्लेस का आपका पोटेंशियल, क्योंकि देखो ये आपका क्या है, दोनों कैसे हैं बच्चे, पैरेलल है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो अगर हमको पोटेंशियल पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं कि बच्चे 9 माइक्रोफैरेड पे कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो पहले हम बच्चे निकालते हैं यहाँ का पोटेंशियल। तो पोटेंशियल बच्चे क्या होगा, आपने ऑलरेडी पढ़ा है, Q इक्वल्स टू बच्चे क्या होता है, CV। सो आपका जो इसका रिजल्टेंट है बच्चे, इसका रिजल्टेंट कितना आया है बच्चे, ये है 12। तो चलो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, देखो तो पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 12 अपॉन C कितना है बच्चे, ये हो जाएगा आपका V इक्वल्स टू Q/C। सो Q है आपका 24 और ये कितना है बच्चे आपका 12, तो ये कितना दे देगा बच्चे, ये दे देगा बच्चे आपको 2 वोल्ट। अब हम निकाल सकते हैं कि हमारा जो 9 माइक्रोफैरेड है बच्चे, इस पे चार्ज कितना होगा। तो चार्ज ऑन द 9 माइक्रोफैरेड बच्चे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चे 9 इंटू क्या हो जाएगा बच्चे 2, ये दे देगा बच्चे आपको 18 माइक्रो कूलम। क्या देगा बच्चे, 18 माइक्रो कूलम। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बिंदु आवेश Q है उसका मान क्या है, 4 माइक्रोफैरेड और 9 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्रों के कुल आवेश के बराबर है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो बस अब क्या आ गया है आपका, अब देखो जरा टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ये आया था बच्चे आपका कितना 24 और उधर आया है कितना 18, जो टोटल चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा बच्चे आपका 42 माइक्रो कूलम। कितना दे देगा बच्चे, 42 माइक्रो कूलम। अब हमसे कितने डिस्टेंस पे पूछा हुआ है, 30 मीटर डिस्टेंस पे पूछा हुआ है वैद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो चलो निकाल लेते हैं हम लोग। E बराबर क्या होता है बच्चे आपका KQ/R²। तो यहाँ पे वैल्यू रखो, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। Q आपका दे रखा है 42 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10⁻⁻6 अपॉन R मतलब कितना हो जाएगा बच्चे आपका 30 का स्क्वायर। बस बच्चे इसकी न्यूमेरिक वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे सीधे से दिख रहा है 3 3 9 होगा, जो इस 9 को क्या कर देगा बच्चे, कट कर देगा। यहाँ पे क्या बचेगा आपका 10⁻², तो यहाँ पे आपका 10⁻² कम हो जाएगा, मतलब बचेगा कितना बच्चे 10⁻7। तो ऊपर बचा कितना 42 गुणे 10⁻7 माइनस का बचेगा 6, तो यहाँ पे क्या होगा 420 न्यूटन, ये बच्चे आ जाएगा आपका 420 न्यूटन पर कूलम। ये आएगा आपका फाइनल आंसर, जो कि ये बच्चे आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चे, इस पॉइंट को ध्यान से समझना कि जो बिंदु आवेश Q है उसका जो मान है बच्चे वो 4 माइक्रोफैरेड और 9 माइक्रोफैरेड के चार्ज के सम के बराबर है। इसीलिए पहले हमने निकाल लिया बच्चे किस पे, 4 माइक्रोफैरेड पे, और फिर क्या निकाल लिया बच्चे हमने 9 माइक्रोफैरेड पे, जिसे हमको कितना मिला बच्चे 42 माइक्रो कूलम। ठीक है, बस फिर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है KQ/R², वहां पे आपको वैल्यू सिर्फ यूज करनी है, K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ और चार्ज आपको दे रखा है और डिस्टेंस भी दे रखी है बच्चे कितनी है 30 मीटर। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि है 14 नंबर क्वेश्चन। आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा व आपतित विकिरण की आवृत्ति का ग्राफ होगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो बच्चे, तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी आती है वो क्या होता है बच्चे आपका एच न्यू माइनस कितना होता है बच्चे आपका एच न्यू नॉट, मतलब इतना आपका क्या होता है बच्चे ऑरिजिन शिफ्ट हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपको डिक्रीजिंग दे रहा है तो ये तो होगा नहीं, ये आपका ऊपर दे रहा है मतलब पॉजिटिव होता है तो ऊपर होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। ऑरिजिन से जाएगा नहीं तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चे आपका एलिमिनेट होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा बच्चे फोर्थ ऑप्शन इसका क्या होगा करेक्ट होगा। चलिए देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, यदि एक छोटा छड़ चुंबक एक कुंडली में अक्ष के अनुदिश समरूप वेग से गतिशील हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E का समय t के साथ ग्राफ परिवर्तन सही तरीके से कौन सा ग्राफ व्यक्त कर रहा है। तो बच्चे इसको देखो बहुत ध्यान से। तो बच्चे अगर मैं इसकी बात करूं, क्योंकि ये n है बच्चे, ये क्या है आपका s। ठीक है, तो आपको पता होगा बच्चा कि आप क्या पढ़ते हो, E इक्वल्स टू पढ़ते हो बच्चे n d∅/dt, ये फार्मूला पढ़ते हो आप। तो यहाँ पे ये होता है आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखो बच्चे क्या होगा कि ये क्या कर रहा है बच्चे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, जब ये इसकी तरफ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे इसका फ्लक्स क्या होगा बच्चे आपका इंक्रीज होगा।
ठीक है। अब बच्चे क्या होगा, इसका जब फ्लक्स इंक्रीज होगा, सो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ क्या कहता है, ये हुए हुए जो भी परिवर्तन हुआ होता है उसका बच्चे क्या करता है, विरोध करता है। तो जब बच्चे ये फ्लक्स को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या करेगा, आपका लेस करने की कोशिश करेगा। तो पहले तो बच्चे आपको ये निगेटिव देगा, है ना। जब ये इंक्रीज होगा तो क्या देगा बच्चे, आपको निगेटिव देगा। अब देखो जरा ग्राफ में निगेटिव कहाँ दे रहा है, आई थिंक आपको ये वाला पोर्शन निगेटिव दे रहा है, ये वाला पोर्शन क्या है बच्चे, निगेटिव दे रहा है, ठीक है। तो एक तो ये क्लियर हो गया। अब देखो क्या होगा, जब आपका ये यहाँ पे आ जाएगा, सपोज करो एक इंस्टेंट पे क्या होगा बच्चे, ये यहाँ पे आ गया, ये हो गया एन, ये क्या है बच्चे आपका एस। तो ऑब्वियस सी बात है, अब जो आपका फ्लक्स होगा बच्चे क्या होगा, अब वो डिक्रीज होगा, ठीक है। अब फिर से आपका लेंज का लॉ लगाओ, तो आपका लेंज लॉ क्या कहता है कि ये जब डिक्रीज है तो ये क्या करेगा बच्चे, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, कि मतलब जो पहले था वही बना रहे, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या होगा बच्चे, जब इंक्रीज करेगा तो आपका ये वाला ग्राफ पोर्शन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है बच्चे, आपका सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर आप लाइंस बना रहे हो तो कुछ लाइंस आपके मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कुछ ऐसे जाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चे देखिएगा अगला क्वेश्चन, कह रहे कि यहाँ ग्राफ आलेख में एक अर्धचालक युक्ति का वीआई अभिलक्षण दर्शाया गया है, तो ये किसका है। पहला कह रहा है कि यह फोटो डायोड के लिए है तथा ए बी खुले परिपथ में क्रमशः वोल्टता और विद्युत धारा को निरूपित करते हैं। देखो अगर फोटो डायोड की बच्चे बात करें तो जो इसका ग्राफ आता है बच्चे, वो कुछ ऐसे देता है, ये कुछ ऐसे वैल्यूज देता है, ये कुछ ऐसा हमको वीआई कैरेक्टरिस्टिक देता है। जो ये हमें करंट मिलती है इसको बच्चे हम बोलते हैं डार्क करंट, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, डार्क करंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये फोटो डायोड तो नहीं है, क्योंकि ये ऐसा कोई ग्राफ नहीं दे रहा है, ठीक है। तो पहला तो आपका क्या हो जाएगा, यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि ये एलईडी के लिए है, अगर आपको एलईडी का याद हो तो एलईडी का ग्राफ बच्चे आपका बिल्कुल फॉरवर्ड पीएन जंक्शन की तरह जाता है, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, ये होता है इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक। अगर मैं एलईडी की बात करूं, ये हो जाएगा बच्चे आपका एलईडी का केस, ठीक है। तो इसका मतलब ये एलईडी भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका कट हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि यह सौर सेल का वीआई अभिलक्षण है, जहां एक खुले परिपथ में वोल्टता, ये खुले परिपथ में वोल्टता बिल्कुल सही बात है, और बी लघु परिपथ में विद्युत धारा को निरूपित करता है। और बी पॉइंट क्या करेगा बच्चे, विद्युत धारा को निरूपित करेगा लघु परिपथ में, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझना, विद्युत धारा को निरूपित करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, आपका तीसरा ऑप्शन बच्चे करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं चौथा ऑप्शन पढ़ूं तो कह रहा है कि यह सौर सेल के लिए है तथा ए तथा बी खुले परिपथ में क्रमशः वोल्टता तथा विद्युत धारा को निरूपित करते हैं। विद्युत धारा को तो निरूपित करता है, लेकिन ये लघु परिपथ विद्युत धारा को निरूपित करता है बच्चे, ये आपको समझना है, ओके। तो इसकी वजह से इसका जो ऑप्शन होगा बच्चे, वो थर्ड क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, और रिमेनिंग ऑप्शन क्या होंगे बच्चे, आपके रॉन्ग होंगे। देखिएगा नेक्स्ट, पीएन जंक्शन पर बनी अवक्षय परत में होते हैं। देखो बच्चे, अगर मैं पीएन जंक्शन की बात करूं, सपोज करो ये क्या है बच्चे, पी, ये बच्चे है आपका पी साइड, यहाँ पे क्या होगा बच्चे, एन साइड। तो आपको पता हो कि पी में क्या होते हैं, आपके मेजोरिटी बच्चे होल्स होते हैं, मेजोरिटी होते हैं आपके होल्स, और जो एन टाइप होता है बच्चे, उसमें मेजोरिटी होते हैं बच्चे आपके इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि कुछ माइनॉरिटी भी चार्ज होते हैं, तो इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बच्चे कुछ ना कुछ आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहाँ पे भी बच्चे क्या होंगे, कुछ ना कुछ होल होंगे। तो जैसे ही बच्चे आप इसको कुछ पोटेंशियल देते हो, जैसे ही बच्चे क्या करते हो बच्चे, आप इसको कुछ पोटेंशियल देते हो यहाँ पे, तो क्या होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, पी आपका क्या करेगा, एन की तरफ जाएगा, और एन क्या करेगा बच्चे, आपका पी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे डिफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे इनके जंक्शन मोड पे बच्चे एक क्लाउड जैसा बन जाता है, दैट्स अ क्लाउड। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, दोनों टाइप के चार्जेस क्या होते हैं बच्चे, क्या होते हैं, यहाँ पे स्थित होते हैं। मतलब आपका वो कोटर भी होता है, और क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन भी होता है। मतलब इसका धनात्मक आवेश भी होगा, और क्या होगा बच्चे, आपका ऋणात्मक होगा। तो देखो कह रहा है कि अब इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, कि केवल गतिमान धनात्मक आवेश, नहीं, बिल्कुल गलत है ये, दोनों होंगे। केवल गतिमान ऋणात्मक आवेश, केवल स्थिर ऋणात्मक आवेश, दोनों धनात्मक तथा ऋणात्मक स्थिर आवेश। स्थिर आवेश क्यों है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों क्या करते हैं बच्चे, डिफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक क्लाउड बादल जैसा बनता है, उसको हम बोलते हैं बच्चे अवक्षय परत, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों धनात्मक तथा ऋणात्मक स्थिर आवेशों के कारण आपकी अवक्षय परत बनती है। तो इसका मतलब आपका क्या होगा, चौथा ऑप्शन बच्चे यहाँ पे करेक्ट होगा।
अगला देखो, अभिकथन क्या कह रहा है कि एक बिंदु आवेश एवं एक छोटे विद्युत द्विध्रुव से दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र दोनों ही स्थितियों में समान दर से घटता है। देखो, एक अगर हम आवेश की बात करें तो ये होता है आपका प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर हम द्विध्रुव की बात करें तो ये होता है बच्चे 1/r³। तो समान दर से तो नहीं जा रहा है, इसका मतलब अभिकथन क्या हो गया, गलत हो गया। कारण क्या है, बिंदु आवेश और विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी के वर्ग के ही नहीं, आपका क्यूब के भी अनुक्रमानुपाती है विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो इसका मतलब आपका रीजन भी गलत है और अभिकथन भी गलत है। तो मतलब इसका क्या होगा बच्चे, आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो, यहाँ पे दो आदर्श डायोडों को परिपथ में दर्शाया गया है, जिनको एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। तो बैटरी द्वारा सप्लाई की गई विद्युत धारा होगी, यहाँ पे आपसे विद्युत धारा पूछा हुआ है। तो देखोगे बच्चे, ये है आपका पॉजिटिव, ये है निगेटिव। तो बच्चे जब आप ऊपर देखोगे यहाँ पे, तो मतलब ये होता है P और ये क्या होता है बच्चे, आपका N। तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। जब P पॉजिटिव हो, N निगेटिव हो, तो उसको हम बोलते हैं बच्चे अग्र अभिनत डायोड। अग्र अभिनत डायोड में बच्चे आपकी धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, जबकि पश्च अभिनत में नहीं होती है। अब ये देखोगे तो बच्चे ये क्या है आपका N और ये क्या है बच्चे P। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, देखो N दे देगा पॉजिटिव और P दे देगा बच्चे निगेटिव। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा बच्चे आपका पश्च अभिनत और ये हो जाएगा बच्चे आपका अग्र अभिनत। क्या होगा ये, अग्र अभिनत, ये आएगा कुछ। सो दैट मीन्स आपका जो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे करंट नहीं के फ्लो होगा। और यहाँ पे देख लो जरा, आपको रेजिस्टेंस दे रखा है और पोटेंशियल आपको पता है। पूछा क्या है आपसे, विद्युत धारा होगी। तो जरा बताओ क्या होता है बच्चे, V इक्वल्स टू क्या पढ़ते हो बच्चे, आई आर। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, V अपॉन आर। V कितना दे रखा है 5 अपॉन कितना हो जाएगा 10, जो कि देगा बच्चे आपको 1/2, दैट इज नथिंग बट कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर। तो जो कि होगा बच्चे आपका आंसर नंबर चौथा। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है कि क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पर बंदूक से एक गोली v मीटर पर सेकंड के वेग से दागी जाती है। जब गोली अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होती है तब विस्फोट होने के दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। उनमें से एक भाग वापस विपरीत दिशा में बंदूक के पास वापस पहुंचता है, दूसरे भाग का विस्फोट के तुरंत पश्चात वेग होगा। ये आपसे पूछा हुआ है। देखो, ये यहां से क्या करा जाता है, फायर किया जाता है एंड आफ्टर सम टाइम जाने के बाद क्या होता है कि ये 2 पार्ट्स में आपका डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो एक तो कह रहा है आपका किसी सर्टेन वेग से चला जाता है, मान लेते हैं कि वो वेग क्या है बच्चे v डैश है, और एक वापस आ जाता है आपका। ठीक है, कैसा होता है, वापस उसी क्या कह रहे हैं कि दिशा में बंदूक के पास वापस पहुंच जाता है। तो दूसरे भाग का विस्फोट के तुरंत पश्चात क्या होगा, वेग क्या होगा। चलिए मान लेते हैं बच्चे कि आपका जो इनिशियल बच्चे मास है तो उसका जो बुलेट का आपका मास है वो कंसीडर कर लेते हैं बच्चे, क्या है 2m। क्या है बच्चे 2m। तो बच्चा बताओ जरा, यहाँ पे एक्चुअल में अगर आप ये एंगल थीटा पे यहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया है तो ये क्या होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये होगा बच्चे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये कितना देगा बच्चे आपको v cos थीटा। क्या देगा बच्चे, ये v cos थीटा, और ये क्या देगा बच्चे आपको v sin थीटा। तो बच्चे जो इसका क्षैतिज इनिशियल मूवमेंट होगा बच्चे वो क्या होगा, पी आई इक्वल्स टू बच्चे होगा आपका, क्योंकि मास क्या है 2m, ये क्या हो जाएगा बच्चे v cos थीटा। ठीक है, अब देखो p फाइनल क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से सुनना। कह रहा है कि एक तो आपका क्या हो जाता है, किसी सर्टेन डायरेक्शन में चला जाता है किसी एक सर्टेन वेग से, और दूसरा सेम वापस आ जाता है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, अभी v cos थीटा आपका जाने का था, तो वापस आने का क्या होगा बच्चे आपका माइनस का v cos थीटा। तो जो यहाँ पे आपका फाइनल मोमेंटम होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का v cos थीटा। अब देखो चूंकि इक्वल मासेस में ये डिवाइड हुए हैं, तो इसका मतलब इसका मास भी क्या होगा बच्चे m, और इसका मास क्या होगा बच्चे m। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये हो जाएगा आपका m v cos थीटा प्लस यहाँ पे क्या होगा बच्चे आपका m v डैश। ये v डैश का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे लगा दो बच्चे आप संवेग संरक्षण का नियम, जो क्या होगा बच्चे आपका पी आई बराबर कितना दे देगा बच्चे आपको पी एफ। तो पी आई कितना है बच्चे 2mv cos थीटा इक्वल्स टू ये दे देगा आपको माइनस का mv cos थीटा प्लस आएगा यहाँ पे mv डैश। इसको इधर लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा आपका 3mv cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चे आपका mv डैश। तो ये m से m कट हो गया,
तो जो आपका वी डैश का वैल्यू आएगा बच्चे, वी डैश दे देगा बच्चे आपको 3v cos थीटा, जो कि है बच्चे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला देखिएगा। कह रहे कि एम द्रव्यमान की एक काली वस्तु लैम्डा तरंगदैर्घ्य के एन फोटोन अवशोषित करती है तो कितना संवेग अर्जित करेगी। देखो एन यहाँ पे आपको दे रखा है, एन नंबर ऑफ फोटॉन्स है, तो आपको पता है कि एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है बच्चे, आपकी एच न्यू, है ना। तो एन फोटोन की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बच्चे आपका एन एच न्यू। जरा इसको ब्रेक कर लो लैम्डा के फॉर्म में, क्योंकि सारे ऑप्शंस आपको लैम्डा में दे रखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा एन एच सी अपॉन लैम्डा। ये हो गया बच्चे आपका एनर्जी ऑफ द एन फोटॉन्स। अब संवेग की बात कर रहे हैं, संवेग बच्चे क्या होता है, P इक्वल्स टू ये होता है आपका E अपॉन सी। तो P इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ये हो जाएगा एन एच सी अपॉन लैम्डा, ये क्या हो जाएगा अपॉन सी। तो जो आपको मोमेंटम देगा वो क्या देगा बच्चे, एन एच अपॉन लैम्डा के इक्वल। इसका मतलब है कि अगर आप देखोगे तो इसका चौथा ऑप्शन क्या होगा बच्चे, करेक्ट होगा। देखो बच्चे 22 नंबर कह रहा है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर कितना दे रखा है बच्चे, 500 न्यूटन है। पृथ्वी सतह से आधी गहराई पर, मतलब पृथ्वी सतह से आधी गहराई मतलब क्या दे रखा है आपको, d बराबर दे रखा है बच्चे आपको r/2। इसका भार वर्तमान का कितना रह जाएगा, ये आपसे पूछा हुआ है। तो चलिए निकाल लेते हैं। जब नीचे जाने पे हमारा क्या होता है बच्चे, ये आता है आपका g, 1 माइनस का बच्चे आता है आपका d/r। ठीक है, सो चलिए निकालिए इसको। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे g 1 माइनस कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ये g इफेक्टिव है आपका, कितना है बच्चे, g इफेक्टिव। तो ये हो जाएगा आपका g 1 माइनस ये दे रखा है बच्चे आपको r/2, ये हो जाएगा r से r चला गया, तो जो g डैश का वैल्यू है बच्चे कितना देगा आपको, ये आपको दे देगा क्या, g/2। कितना दे देगा बच्चे, g/2। तो पहले आपको दे रखा था ये w इक्वल टू कितना है बच्चे, mg। ये दे रखा है बच्चे क्या आपको 500 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे mg। तो यहाँ से क्या करो आप, m का वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा बच्चे 500 अपॉन g। अब यहाँ पे रख दो, क्योंकि आपसे वहां पे भार पूछा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आप w इक्वल टू ये हो जाएगा आपका mg डैश। तो m कितना है बच्चे 500 बटे g, और ये वैल्यू कितनी आई है आपकी g/2। तो g से g चला गया, तो जो यहाँ पे आपका भार आएगा बच्चे एट दिस पॉइंट पे, ये कितना आ जाएगा बच्चे 250 न्यूटन, कुछ ऐसा देगा हमको। ठीक है, जो भी होगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखिए कह रहे हैं कि एक बल द्वारा किसी वस्तु में 4 सेकेंड द्वारा उत्पन्न विस्थापन प्रयुक्त शक्ति पूछा हुआ है आपसे। ठीक है, तो P इक्वल टू बच्चे इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है आपका F.S अपॉन टी। मतलब यहाँ पे क्या करना है बच्चे, आपको डॉट प्रोडक्ट करना है। तो लिख लो यहाँ पे 2i कैप प्लस हो जाएगा 3j कैप प्लस क्या होगा यहाँ पे 4k कैप डॉट, ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस होगा बच्चे यहाँ पे 5k कैप। ठीक है, तो t आपको दे रखा है बच्चे 4 सेकेंड। अब इसका कर लो डॉट प्रोडक्ट, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 3 6 प्लस हो जाएगा 3 4 12, 5 4 हो जाएगा बच्चे आपका 20 अपॉन 4। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना दे देगा, 20 6 26 12 कितना हो जाएगा आपका 38, 38 पॉइंट कितना आएगा बच्चे आपका 4। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 9 36, यहाँ पे कितना बचा आपका 2, 4 5 कितना हो जाएगा 20। तो 9.5 वॉट देगा आपको शक्ति, तो जो कि होगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कह रहे कि एक यू आकार के तार एवं हल्के दर्पण के बीच बनी पतली द्रव की फिल्म 1.5 10⁻² न्यूटन के भार को आधारित करती है। चित्र देखें, दर्पण की लंबाई बच्चे दे रखा है 30 सेंटीमीटर है, और इसका भार क्या है बच्चे आपका नगण्य है। तो यहाँ पे द्रव के फिल्म अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या पृष्ठ तनाव होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है बच्चे, पृष्ठ तनाव पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं कि साम्यावस्था की स्थिति में बच्चे क्या होगा एक्चुअल में, तो ये होगा बच्चे, अगर मैं इक्विलिब्रियम पे देखूं, इक्विलिब्रियम में, तो ये क्या होगा बच्चे आपका 2TL इक्वल्स टू बच्चे क्या होगा mg। क्या होगा बच्चे 2TL इक्वल्स टू mg। तो यहां से निकाल लो t का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे, ये mg अपॉन कितना देगा हमको 2L।
आई थिंक mg भार आपको दे रखा है, कितना है ये 1.5 इंटू दे रखा है आपको 10⁻⁻², और 2 इंटू लेंथ कितनी है बच्चे, ये लेंथ है आपकी 30 सेंटीमीटर, 2 इंटू 30 इंटू यहाँ पे लिख लो बच्चे क्या 10⁻⁻², जो कि इसको मीटर में कन्वर्ट करा है, तो ये -2 से -2 बच्चा चला जाएगा। यहाँ पे डेसिमल हटा दो, ये 0 बढ़ा दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे आपका 2 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे आपका 1/40। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो ये आपको देगा 0. ये आएगा बच्चे आपका, ये कितना आएगा बच्चे आपका 0.025 न्यूटन पर मीटर। ये क्या देगा बच्चे आपको 0.025 न्यूटन पर मीटर, ये देगा, जो कि होगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर 4th। क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर 4th इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, कह रहे कि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, निम्न सारणियों का मिलान करिए। तो कह रहा है कि त्वरण की बात हो रही है। तो देखो बच्चे, त्वरण आपका क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, नियत भी हो सकता है, क्योंकि आप इसमें एक सर्कुलर केस पढ़ते हो। तो सर्कुलर केस में बच्चे क्या होता है, आपका जो आपका एक्सीलरेशन होता है बच्चे हमेशा सेंटर की ओर वर्क करता है, जो कितना होता है बच्चे उसको बोलते हैं हम रेडियस एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है आपका, शून्य भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, नियत हो सकता है। अब अगर बात करें बच्चे वेग की, तो वेग क्या होगा बच्चे आपका, नियत हो सकता है। वेग क्या होता है बच्चे आपका, कांस्टेंट होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है, आपको वैसे ही पता है कि वहां पे जो वेलोसिटी होती है बच्चे क्या होती है, कांस्टेंट। चाल क्या होगा बच्चे आपका, चाल होगी बच्चे आपकी नियत, मतलब एक हमेशा एक नियत वैल्यू देगा। चूंकि चाल नियत है, तो इसीलिए जो आपकी गतिज ऊर्जा होगी बच्चे वो भी क्या होगी, आपकी नियत होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर आप देखो तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपको सही दे रहा है, ए आपका पी और आर है, बी आर है, सी एस है, और डी भी क्या है बच्चे एस है। तो इसका सेकंड ऑप्शन बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो बच्चे ये था आपके फिजिक्स पोर्शन के पहले 25 क्वेश्चन का डिस्कशन, और आगे के 25 क्वेश्चन आपको रोहित सर कराएंगे। सो ओके बच्चे, सो थैंक यू सो मच। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 से एफएसटी, जो आपका एफएसटी 11 है, उसका मैं हिंदी मीडियम में आपका सॉल्यूशन 26 से 50 तक कराने वाला हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, एक समान वृत्तीगत में एक क्षैतिज तल में गतिमान है, तब संरक्षित राशि होगी। ये जो कण है वो एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। अगर कण एक समान वृत्तीय गति करेगा तो सबको पता है कि एक समान वृत्तीय गति में रेखीय वेग नियत नहीं होता है, क्योंकि दिशा बदलती रहती है, और रेखीय वेग की दिशा बदल रही इस वजह से रेखीय संवेग की भी दिशा बदलेगी। ठीक, और रेखीय त्वरण की भी दिशा हर एक पॉइंट पर क्या होती है, चेंज होती है। जबकि अगर कोई कण वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है तो जो कोणीय वेग होता है वो हमेशा तल के लंबवत होता है, और v बराबर होता है आर ओमेगा। आर की भी वैल्यू चेंज नहीं होगी और ओमेगा की भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, तो यहां पर जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग के या एल, वो एक समान वृत्तीगत में हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा, आपका थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है दिए गए परिपथ में धारा का मान है। अगर बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन में किरचॉफ का नियम लगाया जाए, तो अगर ये करंट आई फ्लो हो रहा है, तो जब इस पे करंट आई जाएगा तो हम सबको पता है कि प्रतिरोध में जब धारा का प्रवाह होगा तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज गिरता है। तो अगर वोल्टेज गिरेगा तो यहाँ पर हम ये लोग माइनस साइन के साथ लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 10i। और जबकि यहाँ पे लास्ट वाली प्लेट क्या हो रही है, प्लस दिख रही है, तो इस वजह से ये +5 होगा। ये करंट इस तरह आते हुए यहां पर भी आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज गिरेगा, तो यहां पर भी -20i होगा। और यहाँ पे जो लास्ट वाला प्लेट है वो आपका निगेटिव है, तो ये आपका -2 होगा। और बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, 0 लिख देंगे। तो ध्यान से देखिए, -30 ये आपका 10i प्लस का 5 माइनस का 20i माइनस का 2 बराबर 0 आ रहा है, माइनस का 30i
प्लस का 3 बराबर 0 आ जाएगा, और यहाँ से आई बराबर क्या आ जाएगा आपका 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। और ये आपका सही जवाब कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है किसी परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन में से संक्रमण करता है, निम्नलिखित में से उत्सर्जित फोटॉन की अधिकतम आवृत्ति है। हम सबको पता है कि फोटॉन की जो ऊर्जा होती है ई बराबर एच न्यू होती है, ई बराबर एच न्यू होती है। और अगर E1 इज ग्रेटर देन E2 होगा तो न्यू वन इज ग्रेटर देन न्यू टू होगा। ओके, तो उस हिसाब से आपका सही जवाब क्या है, सेकंड वाला सही है। सेकंड वाले पे आपका जो इमिटेड फोटॉन का फ्रीक्वेंसी होगा वो सबसे ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि समान द्रव्यमान m एवं समान लंबाई की 4 पतली छड़ें चित्रानुसार एक वर्ग बनाती है। इस निकाय का केंद्र O से गुजरने वाली तथा इस तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है। रॉड की बात करें, एक रॉड की बात सेंटर ऑफ मास, तो इस सेंटर ऑफ मास से इस तरह कोई एक्सिस पास हो रही होगी। जब इस तरह कोई एक्सिस पास हो रही होगी तो अब ये एक ओ पॉइंट हो, तो देखो एक एक्सिस ये हो गई, एक एक्सिस ये हो गई और एक एक्सिस ये हो गई। तो आपको ये देखो दो पैरेलल एक्सिस दिखाई दे रहे होंगे और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो L/2 है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, L/2। तो जो हम समांतर अक्षों की प्रमेय लगाएं, I बराबर IC I बराबर ml² अपॉन, ये आपका बेटा रॉड का आया। कितने रॉड का आया, एक रॉड का। और इस तरह की कितनी रॉड है, 4 रॉड है। टोटल मोमेंट ऑफ जड़त्व आघूर्ण होगा या आपको 4 से क्या आपका आ जाएगा 4 अपॉन। नंबर 29 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही प्यारा सवाल था रोटेशनल मोशन से ये, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। कह रहा है एक आयताकार सीट की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16.2 सेंटीमीटर और 10.1 सेंटीमीटर है। उपयुक्त सार्थक अंकों में और उपयुक्त त्रुटि के उल्लेख के साथ सीट का क्षेत्रफल होगा। बेटा यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर भी लेना है और आपका एरर भी इंक्लूड करना है, त्रुटि भी इंक्लूड करना है। तो अगर अपने को सबसे पहले निकालना ए बराबर जब इनका आती है 100, अगर कैलकुलेशन किया जाए तो कैरी कर गया 20 और ये 606 हो जाएगा, 606 और 20 हो जाएगा 626 कैरी का 62, 101 और 62 हो जाएगा 163। ये आया आपका, ठीक। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल है। अब एक बात समझो, इसमें कितने सार्थक अंक है, 3। इसमें कितने सार्थक अंक है, 3। तो जब हम गुणा या भाग करते हैं तो अपने आंसर में उतने ही सार्थक अंक लेने होते हैं जितने इसमें न्यूनतम हो। तो दोनों में बराबर आ रहे हैं तो अपने आंसर में भी 3 सार्थक अंक होंगे। तो दशमलव के पहले ही 3 अंक दिख रहे हैं तो दशमलव के बाद वाले अंकों को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग हटा रहे हैं तो देखो ये 5 से बड़ा है, तो जब हम लोग निकटतम मान या राउंडिंग ऑफ करेंगे तो अपना एरिया उचित सार्थक अंकों में क्या हो जाएगा, 164 सेंटीमीटर। उचित सार्थक अंकों में क्या हो जाएगा, 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम त्रुटि की बात करें तो त्रुटि के लिए क्या होता है, ए बराबर एल इंटू बी पढ़ रहे होते हैं हम लोग। डेल्टा ए अपॉन ए बराबर डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी।
अगर हम लोग एलसीएम ले, बी इंटू डेल्टा एल प्लस एल इंटू डेल्टा बी अपॉन एल इंटू बी, ये एरिया होता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा ए बराबर बी इंटू डेल्टा एल प्लस एल इंटू डेल्टा बी, ये आया। अब अगर दशमलव के बाद एक अंक लिखा है तो डेल्टा जो अल्पतमांक होता है वो 0.1 होता है। अगर दशमलव के बाद 2 अंक लिखा है तो अल्पतमांक जो डेल्टा के साथ हम लोग लिख रहे होते हैं वो 0.01 होता है। इस तरह हम लोगों को लिखने का पैटर्न होता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो 16.2 गुणे 0.1 प्लस 10.1 गुणा 0.1 ये आएगा। तो ये बेटा 1.62 और ये बेटा 1.01, तो कैलकुलेट करने पर आएगा 2.63। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे दशमलव बाद एक अंक आ रहा है, दशमलव बाद एक अंक आ रहा है, तो जो अपन को लिमिट देनी है, त्रुटि की सीमा देनी है, उसमें भी दशमलव के बाद एक ही अंक रखना होगा, मतलब एक अंक में ही आंसर देना होगा, ठीक है ना। तो इसको अगर अप्रॉक्स लिखोगे तो ये क्या आएगा, 3 आएगा। तो अपना जो आंसर आएगा वो 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ ऐसा आ जाएगा। ओके, और ऐसा कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग। कह रहा है भौतिक राशियों के निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का विमीय सूत्र समान नहीं है। कार्य और बल आघूर्ण, बेटा कार्य की भी विमा होती है mL2T-2, बल आघूर्ण की विमा होती है mL2T-2, ये तो समान है। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक, कोणीय संवेग आपने पढ़ा होगा L बराबर NH/2 ये बोहर मॉडल में पढ़ा होगा। देखो ये बराबर रिलेशन आ रहा है, तो जो इसका विमा होगा वही इसका विमा होगा, क्योंकि N/2 तो पूरा का पूरा शुद्ध संख्या है, तो ये भी सही हो गया। तनाव और पृष्ठ तनाव, बेटा तनाव मतलब एक तरह का बल है mLT-2, जबकि पृष्ठ तनाव की विमा होती है mT-2 और तनाव की विमा होती है mLT-2। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि तीसरे में विमा समान नहीं है और अपने को यही निकालना था किसकी विमा समान नहीं, तो इस हिसाब से आपका कौन सा सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा है सरल आवर्त गति करते हुए कण का आवर्तकाल बेटा कितना दे रखा है, 16 सेकंड, और t बराबर 2 सेकंड पर कण मध्य स्थित पार करता है, t बराबर 4 सेकंड पर इसका वेग 4 मीटर पर सेकंड है, तब आयाम होगा। तो बेटा यहाँ पे जो कण है वो सरल आवर्त गति कर रहा है। अगर कण सरल आवर्त गति कर रहा है तो हम सबसे पहले ये निकालेंगे सरल आवर्त गति का जो समीकरण होता है y बराबर a साइन 2πt इंटू स्मॉल टी, a साइन 2π, कैपिटल टी बेटा आवर्तकाल होता है वो 16 दे रखा है। स्मॉल टी की बात करते हैं, माध्य स्थित पर आपका विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। माध्य स्थित पर विस्थापन 0 होगा और माध्य स्थित को कब क्रॉस कर रहे हैं, 2 सेकंड में। और फिर आपसे वेग कब पूछा गया, 4 सेकंड में। तो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल आया वो कितने सेकंड का आया, 2 सेकंड का आया। तो अगर यहाँ पे टी की जगह मैं 2 लिखूं तो आप देख पा रहे हो y1 बराबर a साइन π/4 आ रहा है, तो यहां से y1 बराबर आ जाएगा a/√2, मतलब 2 से 4 सेकंड के बीच में जो विस्थापन आया वो a/√2 आया, a/√2 आया। ओके, अब हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है v बराबर ओमेगा √a² माइनस y²। v कितना दे रखा है, 4। ओमेगा आप अगर ध्यान से देखोगे तो ओमेगा होता है 2πn या 2π/t, तो 2π/t कितना दे रखा था, 16 दे रखा था। a आपको निकालना है और y की जगह ये रखोगे तो ये आएगा a²/2। बेटा देखो 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, ये 32/π हो जाएगा और ये आ जाएगा a²/2, तो a बराबर हो जाएगा 32√2/π मीटर, ये आया आपका। ओके, तो ऐसा देखते हैं कहाँ पे लिखा है, ऐसा आपको चौथे ऑप्शन पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका फोर्थ ऑप्शन से हुआ बच्चा पार्टी। ओके, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। एक बड़ा पात्र है, h ऊंचाई तक जल से भरा है, उसके पेंदे में छेद करने पर खाली करने में जल स्तर h से h/2 व h/2 से 0 होने में लगे समयों का अनुपात। बेटा आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में बहिस्राव वेग पढ़ा होगा। जब बहिस्राव वेग पढ़ा होगा तो वहां पर एक फार्मूला दिया जाता है कि अगर जो छेद की ऊंचाई है
अगर वो या जो आपका द्रव का तल है अगर वो चेंज होता रहे तो फिर जो टाइम लगेगा a अपॉन ए नॉट √2/g √h माइनस √h डैश। बेटा a क्या होता है? a आपका ये वाला एरिया है। अगर यहाँ पे कोई होल कर दिया तो उस होल का एरिया क्या हो जाएगा? ए नॉट हो जाएगा। अभी ये लेवल है तो ये h हो गया। अब कितना चला गया वो क्या हो जाएगा? h नॉट h डैश हो जाएगा। ये इस तरह ये लगाया जाता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर देखो सभी चीज होगा यहाँ से अब अगर इस h बाई अपॉन h/2 से 0 हो रहा था √h/2 माइनस 0। √h कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा तो 1/1/√2 ये आ जाएगा 1/√2। तो इसको सॉल्व करोगे √2 माइनस 1/√2 और 1/√2। बेटा √2 से √2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा तो √2 माइनस 1 ये आया। तो सही जवाब क्या होगा? √2 माइनस 1। और ऐसा कहाँ लिखा है? थर्ड ऑप्शन पे लिखा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 33 है उसका थर्ड ऑप्शन सही होगा बच्चा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। अगर एक समतल उत्तल और एक समतल अवतल लेंस जिसकी वक्रता त्रिज्या r है वो अलग अलग पदार्थों के बने हैं। इन दोनों को चित्रानुसार चिपका दिया जाता है। यदि लेंस 1 का पदार्थ का अपवर्तनांक μ1 और लेंस 2 के पदार्थ का अपवर्तनांक μ2 है तो इस संयोजन की फोकस दूरी, मतलब आपको संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी थी। हमें पता है कि जो लेंस मेकर का फार्मूला होता है μ-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर का क्या होता है? फार्मूला होता है, ठीक। अब अगर हम सबसे पहली वाली कंडीशन पे देखें तो 1/f1 μ-1 समतल उत्तल लेंस लिया गया है, ये -r, तो साइन कन्वेक्शन के हिसाब से ये आपका आएगा μ-1/r। ये आपका 1/f1 आ गया। ये आपका क्या आ गया? 1/f1 आ गया। अब अगर हम दूसरा देखें क्योंकि तो दूसरे में समतल अवतल लेंस बोला गया है 1/f2 μ2 -1। यहां पे हम लोग -1/r लिखेंगे तो ये तो 0 चला जाएगा और ये आपका 1/f2 आ जाएगा माइनस μ2 -1/r। अब संयुक्त लेंस की अगर फोकस दूरी निकालनी है तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये वाली वैल्यू आने वाली है μ1 -1/r माइनस μ2 -1/r μ1 -1 माइनस μ2 प्लस 1 अपॉन r। बेटा 1 से 1 कैंसिल हो गया μ1 माइनस μ2 अपॉन r। बेटा यहाँ से f बराबर आ जाएगा r अपॉन μ1 माइनस ये आ रहा। और ऐसा कहाँ लिखा है r अपॉन μ1 माइनस μ2? हमारे ऑप्शन नंबर 4 पे लिखा है। तो 34 का आपका 4th सही है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये बड़ा ही बेसिक लेंस मेकर के फार्मूले पर बेस्ड सवाल था, ठीक है ना। बड़ा आसान था, बस हमें फार्मूला पता होना चाहिए और साइन कन्वेक्शन पता होना चाहिए कि कब पॉजिटिव लेते हैं कब निगेटिव लेते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है एक वस्तु को L लंबाई की डोरी से बांधकर, मतलब ये अगर सेंटर हो गया तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी, ठीक है। न्यूनतम वेग से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। एक वर्टिकल सर्कल हो रहा है, ये मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, आसमान वृत्तीय गति। जब वस्तु उच्चतम बिंदु पर होती है, मतलब B पॉइंट पर होती है, तो डोरी टूट जाती है, ठीक है। दर्शाए अनुसार गुरुत्वीय बल के अंतर्गत परवलयिक पथ पर गति करता है। एक एक तल में क्षैतिज परास। आपको ये दूरी बताना है। बेटा हम सबको पता है कि जो बिंदु B है ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में जो न्यूनतम वेग होता है शीर्ष पर वो होता है √GL। वो कितना होता है? √GL। अब ये जो ग्राउंड से पूरी की पूरी हाइट है ये है आपकी 2L और किसी कण को आप क्षैतिज दिशा में फेंक रहे हो तो ये क्षैतिज प्रक्षेप गति हो गई।
और क्षैतिज प्रक्षेप गति में जो परास होता है, क्षैतिज परास होता है, क्षैतिज वेग इंटू उड्डयन काल। और बेटा जो क्षैतिज दिशा में वेग है वो अंडर रूट जी एल है, वो अंडर रूट जी एल है। और अगर हम परास उड्डयन काल की बात करें तो उड्डयन काल होता है अंडर रूट 2h/g। उड्डयन काल क्या होता है? अंडर रूट 2h/g। h पूरी यहां से लेके यहां तक की हाइट होती है, वो हाइट क्या दे रखी है? 2l। तो अंडर रूट जी एल इंटू अंडर रूट 2 इंटू 2l/g। अब वो g से g कैंसिल हो जाएगा और ये सॉल्व करने पर क्या आएगा? 2l आएगा, 2l आएगा। और ऐसा कहां पे लिखा है? ऑप्शन नंबर सेकंड पे लिखा है। तो 35 का आपका सही जवाब हो गया सेकंड। 35 का आपका सही जवाब हो गया सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। एक कार सीधी सड़क पर v0 वेग से चल रही है। यदि टायर व सड़क के बीच घर्षण गुणांक म्यू है तो कार को रोकने हेतु न्यूनतम दूरी होगी। बेटा एक फार्मूला हमने m इंटू ए पढ़ा है, और जब कार रुक रही होगी तो ये फ्रिक्शन फोर्स के क्या होगी? बराबर होगी म्यू एम जी। बेटा m से m कैंसिल हो गया, तो जो a होगा वो हो जाएगा म्यू जी। a क्या हो जाएगा? म्यू जी। जो गति का तृतीय समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। बेटा जब गाड़ी रुक जाएगी तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0। किस वेग से चल रही है? v0 वेग से, तो ये v0 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2। a की जगह हम लोग लिख सकते हैं म्यू जी। s आपका दूरी है, तो s बराबर यहां से आ जाएगा v0 स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी के। और ऐसा हम लोग देखते हैं कहां पे लिखा है, और ऐसा पहले ही ऑप्शन पे दिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका पहला आंसर सही है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 37। दिए गए चित्र में निकाय साम्यावस्था में, मतलब नेट फोर्स क्या है? आपका 0 है। W का अधिकतम मान क्या होगा यदि 40 न्यूटन के गुटके पर 12 न्यूटन से अधिक घर्षण ना लगे? भार कितना है? 40 न्यूटन है, और इस पर इधर की ओर कितना फोर्स लग रहा है? 12 न्यूटन लग रहा है। ओके ये W हो गया। ये टेंशन हो जाएगा T। ठीक, अगर ये 30 है तो बच्चा ये भी क्या होगा? 30 होगा। अब अगर मैं टेंशन को कंपोनेंट में रिजॉल्व करूं तो कंपोनेंट में रिजॉल्व करने पर ये आएगा T cos 30, क्योंकि एंगल के पास वाला कंपोनेंट हमेशा cos के साथ आता है, और एंगल से दूर वाला कंपोनेंट हमेशा साइन के साथ आता है। तो ये T sin 30 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में साम्य अवस्था में है तो क्षैतिज दिशा में लगे हुए बल आपस में बराबर होंगे, और ऊर्ध्व दिशा में लगे हुए बल आपस में बराबर होंगे। मतलब जो नीचे की ओर है, जो ऊपर की ओर है, उनको आप बराबर कर सकते हो। तो यहां से T sin 30 बराबर W दिख गया, और T cos 30 बराबर 12 न्यूटन दिख गया। अगर मैं डिवाइड करूं इसको, तो डिवाइड करने पर T से T कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा tan 30 बराबर W/12। यहां से W बराबर आ जाएगा 12 tan 30। और बाबू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने। 12√3/3, 3 से डिवाइड करोगे ये 4 आएगा, ये 4√3 हो गया। और √3 की वैल्यू होती है 1.732। जब इसको सॉल्व करोगे 8 2 9 6 6.928 आएगा न्यूटन में। तो इसका क्लोज आंसर अपने को बिल्कुल कहां दिख रहा है? 2 पॉइंट, डेसिमल के 2 पॉइंट तक बी ऑप्शन पे दिख रहा है। तो ये था। ओके इसका दूसरा तरीका लामी थ्योरम से भी लगा सकते हो आप, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है और 3 फोर्स लग रहे हैं और तीनों ही फोर्स कॉन्करेंट है ना। तो सेकंड अप्रोच आप लामी थ्योरम से भी लगा सकते हो आप। ठीक, ये भी एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा, ये 30 हो गया, तो ये पूरा का पूरा 150 हो गया। ठीक है ना, तो लामी इस फार्मूले से लगा सकते हैं। वो सेकंड अप्रोच होगा। क्वेश्चन नंबर 38। जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर तक खींचा जाता है तो उसमें 100 जूल ऊष्मा संचित तो बेटा यहां पर u बराबर होता है हाफ kx², और ये वैल्यू दे रखी है 100 जूल। ठीक, डेल्टा u जो होता है बच्चा,
वो होता है 1/2k x2² माइनस x1²। पहले 2 सेंटीमीटर में था तो ये आपका x हो गया। ठीक है, यदि इसे 2 सेंटीमीटर और खींचा जाए तो 2 + 2 कितना हो गया 4। तो आपका जो x2 होगा उसको क्या लिख सकते हो 2x लिख सकते हो। पहले 2 सेंटीमीटर खींचा, 2 सेंटीमीटर और खींचा, तो टोटल एक्सटेंशन कितना हो जाएगा 4। और इस 4 में आप x2 बराबर क्या लिख सकते हो 2x लिख सकते हो उसको। ठीक है ना। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग 1/2k दैट इज 4x² माइनस x²। और यहां पर डेल्टा u बराबर आ जाएगा 1/2k, ये 3x² आएगा। ये हो जाएगा 3 × 1/2k x²। बेटा 1/2k x² क्या दे रखा था 100 जूल दे रखा था। तो ये डेल्टा u बराबर आ जाएगा 300 जूल। इतना चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी में, इतना चेंज होगा। और ये कहाँ दे रखा है 38 का थर्ड ऑप्शन पे दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39, मेरा विराम में स्थित एक 20 किलोग्राम की वस्तु के 2 टुकड़ों में टूट जाती है यदि इसके द्रव्यमानों का अनुपात 2:3 है और छोटा टुकड़ा 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करे तो बड़े टुकड़े की गतिज ऊर्जा। अगर कहीं भी किसी भी पिंड पे विस्फोट हो रहा है तो वहां पर आप रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को लगा सकते हैं। यहाँ पे जो बड़ा वाला पिंड था, वो पहले रेस्ट पर था, फिर ये टूट के 2 पिंडों में बन गया। जब 2 पिंडों में बन गया और यहाँ पे टोटल मास था 20, रेशियो है वो 3। अगर हम इनका सम करें अनुपातिक सम तो 2 3 कितना हो जाएगा 5, 5 बराबर 20 kg के, तो 1 बराबर हो जाएगा 4 kg के। मतलब एक रेशियो की वैल्यू 4 kg है, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 kg। ये मान लो m1 हो गया और 4 × 3 करोगे तो ये 12 kg आएगा और ये आपका m2 हो गया। ये आपका क्या हो गया m2 हो गया। अगर हम संवेग संरक्षण का नियम लगाएं तो शुरुआत में क्या था विराम में था, इसका वेग 0 था, तो इस वजह से इसका संवेग क्या होगा 0 होगा। और इधर हम लोग लिखने वाले हैं m1 v1 प्लस m2 v2। 0 m1 आपका 8, v1 आपका दे रखा है 6, छोटे टुकड़े का वेग दे रखा है, प्लस 12 × v2 दे रखा है। तो बेटा यहां से 12 × v2 बराबर -8 × 6, तो v2 बराबर क्या आ जाएगा बेटा 4 मीटर पर सेकंड आएगा। अच्छा, माइनस साइन ये बता रहा है कि जो टुकड़े हैं एक दूसरे के अपोजिट मूव करेंगे, और कुछ नहीं बता रहा। माइनस साइन ये बता रहा है कि दोनों जो टुकड़े हैं वो एक दूसरे के अपोजिट मूव करेंगे। तो बड़े वाले टुकड़े का अपने को वेग मिल गया, बड़े वाले टुकड़े की क्या निकालनी थी गतिज ऊर्जा। तो k बराबर ½ m2 v2², हाफ m2 की जगह आप क्या रखने वाले हो 12, और ये कितना रखने वाले हो 16। उसे डिवाइड करो 8, 12 और ऐसा कहाँ लिखा है पहले ऑप्शन पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका पहला आंसर सही हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 बाद क्वेश्चन नंबर 40, बेलनाकार छड़ कैलोरी पर यदि छड़ तक ऊष्मा प्रवाह की आपको बता वन बराबर वन माइनस बात करें तो मतलब बेटा त्रिज्या क्या करोगे दोगुना कर दोगे, और जब त्रिज्या दोगुना कर दोगे तो त्रिज्या दोगुना करने पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो ये 4a t1 माइनस t2। और बेटा लंबाई भी क्या करोगे दोगुना कर दोगे, 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो 2kal t1 माइनस t2। और इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं q1 लिख सकते हैं। तो q2 बराबर हो जाएगा 2q1। और ऐसा कहाँ दे रखा है सेकंड ऑप्शन पे दे रखा है। तो जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 है उसका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन नंबर 41,
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी है, बस आपको फार्मूले पता होना चाहिए। एक छोटी सी गलती क्वेश्चन को ले डूबेगी, जबकि क्वेश्चन बड़ा आसान है। कह रहा है यदि किसी कण का वेग 180 माइनस 16x की होल पावर 1/2 है तो इसका त्वरण, हमें ध्यान से देखना है कि यहाँ पे v का किसके साथ रिलेशन है। यहाँ पे v का x के साथ रिलेशन होता है। अगर v का t टाइम के साथ रिलेशन होता है तो अपने पास फार्मूला होता है एक्सीलरेशन a बराबर dv अपॉन dt। लेकिन अगर वेलोसिटी का, वेग का रिलेशन x के साथ दे रखा हो तो अपने पास एक्सीलरेशन a बराबर होता है v dv अपॉन dx। a बराबर v dv अपॉन dx, ये वाला फार्मूला होता है। तो हम सबसे पहले तो इसको dv अपॉन dx करने वाले हैं। तो v बराबर अंडर रूट पावर 1/2 का मतलब यही होता है। अब बेटा कुछ नहीं होता, हम लोग ये याद रखते हैं कि रूट एक्स का अवकलन जो होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो dv अपॉन dt 1/2 रूट एक्स, तो रूट के अंदर ये पूरा का पूरा लिख देते हैं। इसके बाद ये देखते हैं कि x का गुणांक कितना है। अचर पद से कोई मतलब नहीं, x का गुणांक -16 है तो यहाँ ऊपर अपन लोगों ने -16 रख दिया जो कि 2 से कटेगा और ये आएगा -8 बटा अंडर रूट 180 माइनस 16 है। अब अगर a बराबर देखें v dv अपॉन dx, अब अगर यहाँ पे वैल्यू रखते हैं v की तो ये आएगा 180 माइनस 16x इंटू -8 अपॉन अंडर रूट 180 माइनस 16। बाबू ये इससे कैंसिल हो जाएगा, a बराबर आ गया -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कहाँ पे दिख रहा है? थर्ड नंबर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 का थर्ड से, तो 41 का थर्ड से। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये सवाल। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। और क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही प्यारा सवाल है, थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। एक कार विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है और समय t बराबर 0 से t बराबर t तक एक समान त्वरण a से गतिमान रहती है। के पश्चात एक समान मंदन के कारण विरामावस्था में आ जाती है। कार की औसत चाल, बेटा औसत चाल का बेसिक फार्मूला होता है तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय, तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय। तो अपने को यहाँ पर चीजें निकालनी होंगी, थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा। तो अगर हम ये बनाएं कि मान लीजिए ऐसा कुछ था, यहां से चलना शुरू किया और यहां तक आया, ये स्टॉपेज हो गया। यहां तक टाइम कितना लगा? टी लगा। इनिशियली 0 रहा होगा, ये v हुआ और ये आपका फिर एक बार विरामावस्था में v डैश हो गया, 0 है ना। कार की औसत चाल निकालनी थी बच्चा। अगर ऐसा कुछ है तो सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं तो v कितना होगा, मतलब t टाइम बाद आपकी वेलोसिटी क्या होगी। और ये जो वेलोसिटी है सेकंड हाफ के लिए प्रारंभिक वेग का मान काम करेगा। पहली गति का जो अंतिम वेग है दूसरी गति का प्रारंभिक वेग है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो हम समीकरण लगाएं v बराबर u प्लस ए टी, तो ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे v बराबर आ जाएगा ए टी, ये क्योंकि u 0। अगर हम दूरी लिखे तो s बराबर 2t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बेटा u 0 है तो 1/2 ए टी स्क्वायर, ये आपका आ गया। तो पहले हाफ में तो ये सब चीजें निकल आई। और जब हम दूसरे हाफ की बात करते हैं तो दूसरे हाफ में हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, दूसरे हाफ में हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो टाइम लग रहा है, मान लो कि जो टाइम लग रहा है वो t1 है। तो टाइम लग रहा है वो क्या है? 1 है। और यहाँ पे जो त्वरण है, यहाँ पे जो त्वरण है, सॉरी जो मंदन है वो आपका a1 है। जो मंदन है वो आपका क्या है? a1 है, ये हम लोग मान लेते हैं। और इस पी क्यू मोशन के लिए जो v है वो प्रारंभिक वेग का काम करेगा। अंतिम वेग 0 हो गया, कुछ ऐसा ही तो करने वाले हो, v डैश की जगह 0 और v की जगह क्या लिख सकते हो? 80। तो बेटा ध्यान से देखोगे तो a1 t1 बराबर 80, एक ऐसा रिलेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? a1 t1 बराबर 80, जब ये रिलेशन मिल गया तो अब हम लोग दूरी s2 निकालते हैं, दूरी s2 निकालते हैं। जब ध्यान से देखोगे तो v डैश का स्क्वायर बराबर e स्क्वायर माइनस 2 a डैश s डैश, ये दूरी मान लो, ये दूरी जो है आपकी ये s डैश हो गई।
तो ये तो जीरो है बेटा, v की जगह 80 रखने वाले हो आप, a स्क्वायर टी स्क्वायर होगा -2a1 यहाँ से s डैश बराबर आएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2a1। बेटा यहां पर a1 की जगह पर पे क्या लिख सकते, 80/T1, 80/T1, T1 ऊपर जाएगा तो 80 इंटू T1, ये आएगा एस डैश 80 इंटू T1। अच्छा ये दो और आएगा आपका अपॉन 2, ये आ गया आपका एस डैश। अब बेटा औसत चाल जो होता है, औसत चाल होता है कुल दूरी है एस प्लस एस डैश अपॉन कुल समय टी प्लस टी डैश। कुल दूरी आपका हो गया 1/2 80 स्क्वायर प्लस 1/2 80 इंटू T1 अपॉन टी प्लस T1। बेटा अगर a/2 टी कॉमन लिया, 80/2 कॉमन लिया तो ये बना t प्लस T1 अपॉन टी प्लस T1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अपना जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 80/2, अपना जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 80/2। तो ऐसा कहाँ दे रखा है 80/2, थर्ड ऑप्शन पे दे रखा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 42 है उसका तीसरा ऑप्शन सही है। ओके चलिए, बहुत ही प्यारा सवाल था, थोड़ा कैलकुलेशन था, लगने बेसिक कॉन्सेप्ट ही थे। बेटा क्वेश्चन नंबर 43 एलसीआर परिपथ। एलसीआर परिपथ मतलब आपका एक कॉइल है, कैपेसिटर भी है और रेजिस्टेंस भी है, इसको आपने किसी एसी सोर्स से क्या किया, जोड़ दिया, ठीक है ना। अब एलसीआर परिपथ में जो प्रतिबाधा होती है वो होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। जो आई होता है वो होता है V/Z। अब अनुनाद की स्थिति है, अनुनाद की स्थिति का मतलब होता है जो प्रेरण प्रतिघात है और जो धारतीय प्रतिघात है वो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और जब वो बराबर होंगे तो बेटा जो जेड होता है वो मिनिमम होता है, और ये किसके बराबर होता है, आर के। अगर जेड मिनिमम होगा तो आई क्या होगा, मैक्सिमम होगा, आई क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा है tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। अगर एक्सएल माइनस एक्ससी बराबर दे रखा है तो फाई क्या होता है, जीरो। अगर फाई जीरो है मतलब करंट और धारा, धारा और प्रतिरोध एक ही कला में होंगे। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो देखो ये सब दे दिया, पहले में कह रहा है कि प्रतिबाधा अधिकतम होती है, नहीं भैया प्रतिबाधा क्या होती है, न्यूनतम होती है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। धारा और π/2 वोल्टेज की वृद्धि होती है, नहीं, दोनों समान कला में होते हैं, दोनों क्या होते हैं, समान कला में होते हैं। ये आपका रेजिस्टेंस है, दोनों समान कला में होते हैं। कह रहा धारा न्यूनतम होती है, नहीं भैया, जबकि धारा क्या होती है, अधिकतम होती है। तो थर्ड पढ़ते धारा और प्रतिरोध एक ही कला में होते हैं, धारा और प्रतिरोध एक ही कला में होते हैं। तो अगर हम धारा और प्रतिरोध को देखें तो ये आपको सेम फेज पर मिल रहा है, ये आपको किस फेज पे मिल रहा है, सेम फेज पे मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर प्रतिरोध ना लिख के वोल्टेज लिख दो, धारा और वोल्टेज, क्योंकि जो फेज देखा जाता है वो करंट और वोल्टेज के बीच में देखा जाता है, प्रतिरोध के बीच में नहीं। तो अब ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है, तीसरा है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का तीसरा है। ओके, कोई डाउट तो नहीं किसी को। और भी याद रखना कि यहाँ पे ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा c लिख सकते हैं। तो बेटा जो अनुनादी कोणीय आवृत्ति होगी वो आपकी ये हो जाएगी, कोणीय आवृत्ति ये होगी। और अगर कोणीय सिर्फ आवृत्ति निकालना हो तो ये आपका हो जाएगा अनुनाद की स्थिति पे। ओके, और ये देखो अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती। तो इससे भी रिलेटेड अगर कभी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, एक समतलीय बिंदु तरंग जेड के सापेक्ष संचरित है। यदि तरंग के क्षेत्र के घटक आई प्लस जे हो तो निम्न में से चुंबकीय क्षेत्र के घटक की दिशा, तरंग की आएगा वो जेड कक्ष पे आएगा, मतलब के कैप पे आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर ई क्रॉस बी निकालता हूं, ई आपका दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस, अगर पहला वाला ऑप्शन आया जाए माइनस आई कैप प्लस जे कैप,
तो बेटा आई कैप क्रॉस आई कैप माइनस का प्लस जे कैप क्रॉस माइनस आई कैप प्लस आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस जे कैप क्रॉस जे कैप। बेटा ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, माइनस का जे क्रॉस आई आया और प्लस आई क्रॉस जे आया। आप इसको के कैप लिख सकते हो, इसको के कैप लिख सकते हो, और ये आ रहा है 2 के कैप। और यही वेग की दिशा है या चलने विद्युत चुंबकीय तरंग के चलने की दिशा है। और ये के कैप इसका यूनिट वेक्टर होता है, जेड एच का होता है। और अपने को ये सब चीजें करेक्ट प्रोसेस पे हो रही, करेक्ट ऑर्डर पे मिल रही, वो किस ऑप्शन पे मिल रही, पहले ऑप्शन पे मिल रही। तो आपका 44 का आपका पहला ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा ग्राफ आदर्श गैस के व्यवहार को रिप्रेजेंट करता है? अगर आप ध्यान से देखो, ये पी वी और वी के बीच का ग्राफ है। फायर का नियम पढ़ा होगा, फायर का पढ़ा है आपने। बराबर हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इन दो में से किसी एक को, इन दो में से किसी एक को अगर आप चेंज भी करोगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इनके हम बीच ग्राफ बनाए, ये पीवी हो गया, इसको या तो पी ले सकते हो या तो वी ले सकते हो। ये वैल्यू चेंज होगी लेकिन पीवी पे कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। तो आपका ये हमेशा एक समांतर लाइन दिख रही होगी। तो आपका सही जवाब कहां पे हुआ? सेकंड ऑप्शन पे हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब है आपका सेकंड। ओके, चलिए 46, एक द्विपरमाणु गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है। दाब पे गर्म किया जा रहा है, ऊष्मा का कौन सा अंश उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में युक्त होगा? तो हम सबसे पहले तो डेल्टा की तो आपका हो जाएगा डेल्टा को आर कॉमन आर स्क्वायर का एफ बाई होगा। ये परमाणु गैस पांच हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 46 का थर्ड ऑप्शन सही है। ओके, बहुत ही प्यारा सवाल था, कुछ बेसिक से फार्मूले याद रखने थे और कुछ नहीं। ठीक है ना? चलिए, और याद रखिएगा द्विपरमाणु के लिए एफ आपका 5 होता है, बहुपरमाणु के लिए रूम टेम्परेचर पर और नॉन लीनियर के लिए 6 होता है, और एक परमाणु के लिए आपका 3 होता है एफ का मान। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 47, पृथ्वी सतह से द्रव्यमान के पिंड को ऊंचाई तक, बेटा एन आर ऊंचाई तक स्थापित करने में गुरुत्वीय ऊर्जा में परिवर्तन होगा यदि पृथ्वी की त्रिज्या है। ध्यान से देखो, अगर हम पृथ्वी की बात करें, की बात करें आर प्लस तो आर प्लस आर कॉमन, अगर करना है आर माइनस माइनस ऑर्डर हो जाएगा। और यहां पर ये बनेगा, कुछ चीजें कॉमन ले सकते हो आप। जो कॉमन लोगे आप, जी एम एम अपॉन आर कॉमन लोगे, बचेगा क्या आपका? यहाँ पे 1 बचेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस का माइनस का
माइनस का 1/n+1। अगर आप एलसीएम लेते हैं n+1 -1/n+1, ये इससे कैंसिल होगा। और एक फार्मूला हम लोगों ने और पढ़ा था, G बराबर GM/r²। तो GM बराबर हो जाएगा GR²। यहाँ पर अगर GM की जगह GR² रखोगे तो एक R से R कैंसिल होगा, तो MGR और ब्रैकेट में बनेगा n/n+1। ऐसा कुछ दिख रहा है। और ऐसा कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का पहला आंसर सही हो गया। ओके, बड़ा प्यारा सवाल था ये, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। एक डोरी दो स्थिर बिंदुओं के बीच खींची गई है। इन बिंदुओं के बीच की दूरी 35 सेंटीमीटर है। इस डोरी की दो अनुनादी आवृत्तियां 420 और 315 हर्ट्ज है। इन दोनों के बीच में कोई अन्य अनुनाद नहीं है। डोरी के लिए न्यूनतम अनुनादी आवृत्ति है। बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो डोरी होता है, तो डोरियों में जो सन्नादियों की अनुपात होता है वो 1:2, 2:3, 3:4, मतलब क्रमागत संख्याओं में आता है। अगर दो अनुनाद की आवृत्तियां दे रखी हैं तो इनके बीच का जो अंतर होता है, या दो क्रमागत सन्नादियों के बीच का जो अंतर है, वही आपकी मूल आवृत्ति होती है या न्यूनतम अनुनादी आवृत्ति होती है। तो जो n आएगा 420 - 315, इधर ये 85, इधर ये 10, 95, 105 हर्ट्ज। ये आपका आंसर है। बहुत ही प्यारा सवाल था, छोटा सा कॉन्सेप्ट लगना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 49। 2 मीटर लंबी एक डोरी दोनों सिरों पर कसी हुई है। यदि डोरी 500 हर्ट्ज आवृत्ति से चौथी विधा में कंपन कर रही है तो तरंग की चाल होगी। बेटा लैम्डा बराबर होता है 2L/P। P होता है मोड, किस विधा में कंपन हो रहा है, ठीक है ना। और हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है V बराबर N लैम्डा। N लैम्डा की जगह लिख दिया 2L/P। बेटा आवृत्ति कितनी दे रखी थी? 500। 2L कितना दे रखा था? 2। और P कौन सी विधा है? चौथी विधा है, तो ये 4। तीसरी विधा होता तो मैं यहाँ पे 3 लिखता, दूसरी विधा होता तो मैं 2 लिखता। देखो ये 4 इससे कैंसिल हो गया, तो जो आपकी स्पीड आई वो 500 मीटर पर सेकेंड आई। और ये कहाँ पे दे रखा है? थर्ड ऑप्शन पे दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आपका थर्ड सही। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि दो कथन दिए गए, किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र वहां हो सकता है जहां कोई द्रव्यमान ना हो। अब अगर रिंग की बात करो तो रिंग के केंद्र पर आपका द्रव्यमान केंद्र होता है और वहां पे कोई भी द्रव्यमान पार्टिकल नहीं होता। ये स्टेटमेंट सही है। द्रव्यमान के केंद्र का द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है भैया। मास डिस्ट्रीब्यूशन पर जो डिपेंडेंसी बनती है, तो इस हिसाब से द्रव्यमान वितरण पे तो बनती है। तो इस हिसाब से जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? आपका सही है। तो ऐसा कहाँ पे लिखा गया है? कथन एक सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। ये आपका सेकंड ऑप्शन पे लिखा है। तो 50 का आपका सेकंड ऑप्शन सही है ना। तो ये बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक का सोल्यूशन रहा। आई होप आप अच्छी तरह से मेहनत कर रहे होंगे और धीरे धीरे आपको अपने नंबर्स पे इम्प्रूव दिख भी रहा होगा। आप इसी तरह लगे रहिए और 2025 में आप एक सीट अपने नाम करिए और फिर हम मिलेंगे अगले FST पर। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, आपके कुछ डाउट्स होंगे वो भी दूर हुए होंगे। तो न्यूलाइट परिवार और SP सिंह सर हमेशा आपकी सफलता के लिए कटिबद्ध हैं और वो हमेशा प्रतिबद्ध हैं और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। तो आप बहुत ही अच्छे से मेहनत करिए और अपने नंबर्स को इम्प्रूव करिए और आप स्वतः खुद का परीक्षण करिए कि कहाँ गलतियां हो रही हैं, कहाँ गलतियां नहीं हो रही हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले FST पे। ओके, जय हिंद बच्चों।